नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। कैसे हैं आप सभी फौजी भाइयों? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और लगे होंगे आपकी तैयारी में, आपके वर्दी के सपने को साकार करने के लिए। और मैं भी यहां पर आप सभी के लिए तैयार हूं, आपके उसी सपने को, उसके सपने की नैया को पार लगाने के लिए। मेरी गारंटी है दोस्तों, पहली बार में एग्जाम पास करेंगे, ये गारंटी। 45 प्लस नंबर लाएंगे। जो दोस्त जीडी टेक्निकल ट्रीटमेंट्स, नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारे चैनल पर प्रतिदिन दोस्तों सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन भी दोस्तों आपको यहाँ पर व्याख्या सहित मिलेंगे, व्याख्या सहित। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर दिए हैं, आप वहां से संपर्क कर पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को और देखेंगे यहाँ पर हमारे शानदार शानदार क्वेश्चन। देख लीजिए, आप सभी के सामने है। द किसे द लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है कि इसमें से कौन है जिसको एशिया की रोशनी के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादातर दोस्तों एग्जाम में द लाइट ऑफ एशिया का ही आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहां पर लिया है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, गौतम बुद्ध जो है इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो हुआ था 563 ईसा पूर्व को। 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है दोस्तों वो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। उसके बाद में दोस्तों पूछा जा सकता है गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ, तो दोस्तों इनका जन्म जो है वो हुआ है लुम्बिनी नामक स्थान पर। और लुम्बिनी जो है वो कहां पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। उसी प्रकार से दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई? तो 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हुई है। कहां पर हुई है? कुशीनगर, जो वर्तमान भारत में है। इसी प्रकार से दोस्तों गौतम बुद्ध जो है उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम सुदोधन था। इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? इनकी माता का नाम माया देवी था। और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल नामे था। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई है, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया। कौन सा है? बोध गया नामक स्थान बिहार में है। वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एक पीपल के पेड़ के नीचे। और वर्तमान में ये पीपल का पेड़ है दोस्तों, ये बोधि वृक्ष के नाम से जाना भी जाता है। किस वृक्ष के नाम से? ये वर्तमान में बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन प्रतिदिन व्याख्या सहित देखने को मिलेंगे। फौजी भाइयों, आप साथ में अपनी नोटबुक एक कॉपी रखें, एक पेन रखें और साथ साथ में जो जानकारियां होती हैं उनको आप लिखते जाएं, ताकि भविष्य में आपको जब भी जरूरत दोबारा रिवाइज करने की जरूरत पड़े तो आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आप अपनी कॉपी से आप उसका रिवीजन कर सकें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? दोस्तों मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत कहां पर स्थित है? ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत जो है वहां पर स्थित है। कौन? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक स्थान है दोस्तों जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान। अपन नहीं दुनिया कहती है कि ये दुनिया का सबसे पुराना या सबसे प्राचीन एक नियोजित नगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे प्राचीन नियोजित नगर कौन सा है, तो दुनिया का सबसे प्राचीन दोस्तों नियोजित नगर है वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे प्राचीन उत्कृष्ट शहर कौन सा है, तो दुनिया का सबसे प्राचीन उत्कृष्ट जो शहर है दोस्तों वो भी कौन है? मोहनजोदड़ो ही है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे, तो दोस्तों यह सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ क्या है, कौन सी भाषा में? सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ क्या है, तो दोस्तों इसका सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ क्या है? मुर्दों का टीला। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी खोज कब हुई, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, तो दोस्तों इस स्थल की खोज सन 1922 को हुई थी। खोजकर्ता आपसे पूछा जाए कि इसके खोजकर्ता कौन है, तो दोस्तों इसके खोजकर्ता है राखल दास बनर्जी।
कौन है? राखल दास बनर्जी। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं, हुबहू पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरी इस चैनल की प्लेलिस्ट है जहां पे आर्मी जीडी मॉडल पेपर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कौन से धर्म को अपना लिया था? तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर होगा उसने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म। पूछ सकते हैं अशोक महान ने बौद्ध धर्म किस विजय के उपरांत? तो कलिंग विजय के उपरांत। दोस्तों ये कलिंग युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो ये कलिंग युद्ध जो है ये हुआ था 262 ईसा पूर्व से 261 ईसा पूर्व के बीच में। उस समय ये कलिंग युद्ध हुआ था। उसके बाद में अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म में अपना लिया था। दोस्तों अशोक महान का 13वां जो अभिलेख है, उस 13वें शिलालेख के अनुसार उन्होंने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद ही यह युद्ध करना पड़ गया था, और इस युद्ध के विजय के बाद, जीतने के बाद उन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म में अपना लिया था। चलिए देखते हैं। साथ ही फौजी भाइयों मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप बताते भी रहें कि आपको ये क्वेश्चन और पढ़ने का तरीका कैसा लगा। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय निम्न में से कहां पर स्थित है? दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में भी कहां पर? अपने नाम सुना होगा रावलपिंडी। ये रावलपिंडी पाकिस्तान में है। रावलपिंडी में उसका प्रांत जो है कौन सा है? पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत रावलपिंडी पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय या दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, तो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भी कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय है। दोस्तों इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो लगभग आज से 1000 वर्ष पहले ये स्थापित हो चुका था। आपको याद होगा एक प्रसिद्ध व्यक्ति कौटिल्य चाणक्य जो है वो कौन से विश्वविद्यालय में? तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य के पद पर रह चुके हैं। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त जो है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में किस पद पर रह चुके हैं? वो आचार्य के पद पर रह चुके हैं। दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर दें और लाइक जरूर करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो किसको माना जाता है? श्री गुप्त को माना जाता है। श्री गुप्त जो है दोस्तों इनका शासनकाल रहा है 240 ईसा पूर्व से लेकर 280 ईस्वी के बीच इनका शासन रहा है। श्री गुप्त जो है उनके बाद में दोस्तों यहाँ गुप्त वंश का जो शासक है श्री गुप्त के ही पुत्र थे जिनका नाम था घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच जो है ये उसके बाद इसके शासक बनाए गए थे। दोस्तों इस वंश का अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था, प्रथम प्रतापी शासक कौन था, तो दोस्तों इसका प्रथम प्रतापी शासक है वो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम है वो गुप्त वंश के प्रथम प्रतापी शासक माने जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन फौजी भाइयों भाई प्लीज तैयारी तो आपको करनी ही है, क्यों नहीं आप यहां जुड़ जाएं, प्रतिदिन पीडीएफ प्राप्त कर लें और नई नई जानकारियां प्राप्त कर लें। नई भर्तियों से संबंधित और भी कुछ सूचनाएं हैं जो आपको यहां पर प्रतिदिन मिलती रहेंगी। इसी प्रकार से आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको प्रतिदिन मिलेंगे जीके जनरल साइंस के बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइयान कहां का निवासी था? दोस्तों फाइयान जो है वो चीन के निवासी थे। कहां के निवासी थे? फाइयान चीन के निवासी थे दोस्तों। और चीन में वर्तमान में आपने एक प्रांत का नाम सुना होगा, सांसी प्रांत। चीन के सांसी प्रांत में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जब ये भारत आए थे उस समय गुप्त राजवंश के शासक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइयान जो है वो भारत में किसके शासन काल में आए थे, तो दोस्तों फाइयान भारत में जो है वो गुप्त राजवंश उस समय चल रहा था और उनका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उनके शासन काल में फाइयान भारत आए थे जो चीन के निवासी थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? दोस्तों, विदेशी यात्रियों में यहां पर मेगास्थनी जो है वो सबसे पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का दौरा किया था। ये लगभग 304 ईसा पूर्व भारत आ चुके थे और लगभग 299 ईसा पूर्व तक यहां पर रहे थे। मतलब 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व के मध्य ये भारत में रहे थे। भारत का दौरा इन्होंने किया था। ये कहां के थे? तो दोस्तों, मेगास्थनीज जो है वो यूनान के एक राजदूत थे। यूनान के क्या थे? एक राजदूत थे और राजदूत के रूप में ये कहां पर आए थे? भारत आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह व्यक्ति यहां पर आया था। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक है वो मेगास्थनीज की एक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। बहुत बार इसके संबंध में फौजी भाइयों एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए निश्चित रहें अपनी नोटबुक में इसको लिख लें, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली का नगर की स्थापना की गई थी। दोस्तों, आपको पता होगा दिल्ली का वर्तमान दिल्ली का प्राचीन नाम था। वर्तमान दिल्ली का अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली की स्थापना या फिर दिल्ली का नगर की स्थापना किसने करी है, तो दोस्तों दिल्ली नगर की स्थापना तोमरों ने की है। यह जानकारी कहां से मिलती है? दोस्तों, तोमर जो लोग हैं, तोमर वंश के शासकों ने दिल्ली का नगर की स्थापना करी। यह जानकारी हमें मिलती है पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे पृथ्वीराज चौहान। इनके एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था चंद्रबरदाई। उनके दरबारी कवि थे और चंद्रबरदाई के द्वारा एक प्रसिद्ध रचना लिखी गई थी, प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। दोस्तों, इस पृथ्वीराज रासो में जानकारी मिलती है कि तोमर राजा अनंगपाल ने, कौन सा तोमर राजा था जिनका नाम क्या था? अनंगपाल था। अनंगपाल ने दिल्ली नगर की स्थापना करी थी। यह जानकारी पृथ्वीराज रासो से मिलती है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखी थी। चंद्रबरदाई किनके कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि माने गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार देश का पहला जो नागरिक होता है वो किनको माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, 1857 का विद्रोह मेरठ यूपी से शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। यह देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम था जो उत्तर प्रदेश के मेरठ से स्टार्ट हो चुका था, मेरठ की छावनी से स्टार्ट हो चुका था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। दिए गए ऑप्शन में से बिल्कुल दोस्तों क्या होगा? राइट होगा। 1885 ईस्वी में कहां पर की गई थी आपसे पूछा जाए तो बता देना, मुंबई में। फौजी भाइयों, कहां पर की गई थी? मुंबई में की गई थी। और मुंबई में भी कौन से विद्यालय के ग्राउंड में की गई थी? तो यह आपको नाम दोस्तों याद होगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था। क्या था? संस्कृत विद्यालय था, महाविद्यालय था। उस महाविद्यालय के ग्राउंड में कितनी तारीख को? दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम जो है वो क्या है? इसके पहले संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और यह भी बहुत बार आ चुका है, अपनी नोटबुक में नोट कर लें। दोस्तों, आप अगर हमारे से जुड़ते हैं तो 100% आपकी वर्दी का सपना साकार होगा। आप निश्चित रूप से फौजी बनेंगे, आपको फौजी बनने का अवसर जरूर मिलेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था?
अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन में क्वेश्चन छिपा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? अगर दोस्तों आपसे पूछ जाए कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दोस्तों दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और कब दिया था? तो याद रखना दोस्तों, सन 1943 को। कब दिया गया था? सन 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने कहां से? तो सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। याद कर लें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रेनाइट सिटी उपनाम से निम्नलिखित में से कौन सा नगर जाना जाता है? अब दोस्तों आप ऑप्शन में देख रहे होंगे कि राजस्थान का एक जालोर है, जालोर को ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों यहां पर तो देखिए ऑप्शन न्यूयॉर्क, आपके सामने एबरडीन, रोम, सैन फ्रांसिस्को आ रहे हैं। इसका मतलब दुनिया में भी कोई ऐसा नगर है जो ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से जाना जाता है। और दुनिया में दोस्तों वह नगर कौन सा है? वह नगर एबरडीन है। कौन सा है? एबरडीन। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहां पर है, तो दोस्तों ये स्कॉटलैंड में है। और स्कॉटलैंड का यह तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला नगर है। तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला नगर है एबरडीन, जिसको ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत और चीन के बीच दोस्तों सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों सन 1914 को कौन सा समझौता? तो याद रखना, शिमला समझौता के तहत भारत और चीन के बीच में, उस समय देखिए 1914 में भारत आजाद तो नहीं हुआ था, मतलब उस समय ब्रिटिश हुकूमत का शासन था। हम कह सकते हैं अंग्रेजी शासन करने वाला ये भारत जो है वो और चीन दोनों के मध्य। दोस्तों एक बात आपको और ध्यान रखनी है, ये पूरी जो चीन की सीमा रेखा है, उस पूरी चीन की सीमा रेखा का निर्धारण नहीं किया गया था। ये केवल अरुणाचल प्रदेश जो है वहां पर ही कुछ विवाद का विषय था। और इसी विवाद के विषय को सुलझाने के लिए कब? सन 1914 में शिमला समझौते के तहत दोनों देशों के बीच एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, जिसका नाम रखा गया मैकमोहन। दोस्तों इसका नाम मैकमोहन क्यों रखा गया? उसकी एक वजह थी, क्योंकि इसका नामकरण जो है वो किन के नाम पर किया गया था? हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था। हेनरी मैकमोहन की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जिसकी वजह से इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन सीमा रेखा कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय हेनरी जो मैकमोहन है, ये तत्कालीन अंग्रेज सरकार के विदेश सचिव थे। ये उस समय क्या थे? तत्कालीन अंग्रेज सरकार के विदेश सचिव थे। इसलिए इन्हीं के नाम पर मैकमोहन रेखा नाम रख दिया गया। अगर और चाहें तो दोस्तों और जानकारी आपको मैं देता हूं। डुरंड रेखा जो है ये वर्तमान में तो अगर उसको देखें तो एक तो कौन? भारत, और दूसरा कौन है? अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच में ही थी ये। लेकिन 1947 में जब देश का विभाजन हो गया तो वर्तमान समय में यह सीमा रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी है। हालांकि भारत और अफगानिस्तान के बीच मतलब जम्मू कश्मीर में वर्तमान समय के लद्दाख वाला जो भाग है, और उसमें अपन कहते हैं पीओके वाला जो भाग है, उस पीओके वाले भाग को अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है। इस सीमा रेखा का दोस्तों निर्धारण कब किया गया था? तो इस सीमा रेखा का निर्धारण सन 1896 ईस्वी को किया गया था। और नामकरण किसके आधार पर किया गया था? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर मार्टिमेर डुरंड नाम के एक व्यक्ति थे, और उन्हीं के नाम के आधार पर डुरंड रेखा रख दी गई। पूछा जा सकता है कि वर्तमान में डुरंड रेखा, तो ये भारत अफगानिस्तान ऑप्शन में आ सकता है, या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान भी ऑप्शन में नाम में आ सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में इसी सीमा रेखा का नाम क्या है? डुरंड रेखा है। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप रेड क्लिफ रेखा के बारे में जानना चाहेंगे तो काफी चर्चित है रेड क्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। किनके बीच है? भारत और पाक के बीच स्थित है रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण दोस्तों 17 अगस्त 1947 को किया गया था। व्यक्ति का नाम था क्या? सर सिरिल रेडक्लिफ। क्या नाम है इसका? सर सिरिल रेडक्लिफ नाम के एक व्यक्ति थे, जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसकी वजह से इस सीमा रेखा का नाम, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम रेडक्लिफ कर दिया
गया। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार की और भी क्वेश्चनों को व्याख्या से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। वहां पर आरबीजीडी मॉडल पेपर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि इनमें से कोसी नदी है जो अपने रास्ता बदलने, अपने मार्ग बदलने के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, सबसे ज्यादा याद में रहती है। और यह नदी जो है ये बिहार जब पहुंचती है तो बिहार में अपने रास्ते को परिवर्तित करती है। बिहार में इस वजह से बाढ़ आती है और बाढ़ आने की वजह से जनधन की हानि होती है। हानि होने के कारण इस नदी को बिहार का दोस्तों क्या कहते हैं, शोक भी कहा जाता है। बहुत बार फौजी भाइयों पूछा जा चुका है कि बिहार का शोक निम्न में से कौन सी नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है। दोस्तों इस नदी का उद्गम नेपाल से होता है, सप्तकोसी सप्तधाराओं के रूप में वहां से निकलती है। उसके बाद ये भारत में आती है और भारत में इससे बाढ़ आती है, बिहार में ज्यादा हानि होती है, इसलिए इसको बिहार का शोक ही कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, शक्ति स्थल कहां पर स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों। शक्ति स्थल कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। फौजी भाइयों याद कर लें, पक्का 100% इसके संबंध में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, पीसा की मीनार जो है वो कौन से देश में स्थित है? तो बिल्कुल पीसा की मीनार जो दोस्तों वो कहां पर स्थित है? इटली देश में स्थित है। ये एक बार पहले जीडी की एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, दोबारा भी रिपीट हो सकता है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, पुराने जो पेपर होते हैं उनसे भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको पुराने पेपर चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर से संपर्क कर लें, आपको मैं सेंड कर दूंगा। आप वहां से पढ़कर अपनी वर्दी का सपने को साकार कर सकते हैं, आप फौजी बन सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, एफिल टावर के डिजाइन करता कौन है? दोस्तों एफिल टावर के डिजाइन करता है वो कौन है? तो दोस्तों वह सर गुस्ताव एफिल नाम के व्यक्ति हैं जो एफिल टावर के डिजाइन करता के रूप में जाने जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का है दोस्तों। साइंस का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है, कोई नाव है दोस्तों और वह नाव जो है वो कहां से नदी से वो जब समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? क्या वो थोड़ी ऊपर की ओर जाती है? क्या वो थोड़ी डूब जाती है? कोई परिवर्तन नहीं होता या उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों याद रखना क्वेश्चन का आंसर होगा जब नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से क्या होता है? ज्यादा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल किसकी इकाई है? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। पास्कल दाब की इकाई है। किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। विद्युत केतली में पानी चालन के कारण, संवहन के कारण, विकिरण के कारण या इनमें से सभी के कारण? दोस्तों विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन के कारण। किसके कारण से? संवहन के कारण पानी गर्म होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाती है? कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो मनुष्य की आंख के कौन से भाग पर? कॉर्निया में, परितारिका में, पुतली में, रेटिना में? बहुत बार आ चुका है, चर्चित क्वेश्चन है, कहां पर? रेटिना में बनता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? फौजी भाइयों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो डाला जाए आपके पास पहुंच जाए। मैं तो दोस्तों आपके लिए तैयार हूं, आप कितना तैयार हैं ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तब मुझे मालूम चलेगा। चलो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक बार फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।